कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की, जिसमें बढ़ते कोरोना और उससे बचने के उपायों जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक ऐसे समय में की जा रही है जब लगभग हर दिन 2 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से नए केसों में आई तेजी के बाद कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और भीड़ इकट्ठा होने पर रोक जैसे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने बीते हफ्ते देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस दौरान स्वास्थ्य सचिव ने दुनिया भर में कोरोना केसों में आई बढ़ोतरी को लेकर प्रधानमंत्री को विस्तृत जानकारी दी थी। बता दें कि बुधवार को कोरोना वायरस के कुल 2,47,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। वहीं देश में करीब 450 मौतें भी दर्ज की गई थी। इसमें आम जनता तो दूर, राजनेता भी कोरोना के प्रकोप से ना बच सके। संक्रमित हुए इन नेताओं में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम भी शामिल हैं। वहीं राज्यों में फैले ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। वहीं दिल्ली, पश्चिम बंगाल जैसे तमाम राज्य भी इस सूची में शामिल हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज की बात करें तो देश में 2,47,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। वहीं 380 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। अगर देश में एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो यह आंकड़ा 11 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं अगर हम नए संक्रमितों की बात करें तो देश में एक दिन में 52,000 से ज्यादा मरीजों में बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले मंगलवार को 1,94,000 केस सामने आए थे। देश में अब कुल कोरोना के मरीज 3,63,00,000 हो गए हैं, जबकि 3,47,00,000 कोरोना से मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में कोरोना से लगभग 4,85,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र नजर आ रहा है। यहाँ एक दिन में तकरीबन 47,000 मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना से 24 घंटे में 32 मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 22,000 से ज्यादा केस मिले हैं, जबकि दिल्ली में 27,000 से ज्यादा नए मामले नजर आए हैं। अगर तमिलनाडु और कर्नाटक की बात करें तो यहाँ भी तकरीबन 20,000 मामले कोरोना मरीजों के सामने आए हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सावधानियां जरूरी हैं और बचाव भी। सरकारें लगातार कदम उठा रही हैं, लेकिन लोगों को भी इस ओर ध्यान देना होगा। मुंबई में अगर कोरोना की बात करें तो मुंबई में जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो कोरोना के मामले हैं वो महाराष्ट्र के अंदर। अगर ओमिक्रॉन की बात करें तो ओमिक्रॉन के भी सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो महाराष्ट्र के अंदर नजर आ रहे हैं। अगर महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने साफ तौर पे ये कहा है कि जो लगातार कोरोना के मामले जो बढ़ रहे थे अब धीरे धीरे जो कम हो रहे हैं, और जो बंदिश लगी हुई है महाराष्ट्र के अंदर उसे कहीं ना कहीं बढ़ाया नहीं जाएगा। अगर महाराष्ट्र की लॉकडाउन की बात करें तो महाराष्ट्र इस वक्त लॉकडाउन की तरफ नहीं बढ़ रहा है, लेकिन नाइट कर्फ्यू महाराष्ट्र में जरूर लगा हुआ है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में 50% की जो क्षमता है जिससे होटल्स और शादी ब्याह के अंदर जो मामले हैं उसके लिए 50% जो सरकारी गाइडलाइन है वो लगातार जारी रहेगी। और स्कूलों की बात कर ले तो स्कूल और 15 दिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और मुंबई के अंदर बंद रहेंगे। लेकिन लगातार कोरोना के जो मामले हैं धीरे धीरे मुंबई और महाराष्ट्र में कम होते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए सरकार की जो कि कैबिनेट की जो मीटिंग थी उसके अंदर ये फैसला किया गया है कि आने वाले वक्त के अंदर जो सख्ती है वो कहीं ना कहीं नहीं बढ़ाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को 2:30 बजे आयोजित की जाएगी। राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक का मसौदा आज ही तैयार कर लिया गया है, लेकिन आखिरी मुहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल माध्यम से हो रही बैठक के बाद ही होगा। लेकिन इतना तय है, हिमाचल प्रदेश में बीते 3 दिनों से लगातार 4500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसी बीच अब मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में बड़ी बंदिशें हिमाचल प्रदेश में लगाई जा सकती हैं। मुख्य रूप से जो हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर्स हैं उनको सील किया जा सकता है, और इसके साथ साथ ये कयास लगाए जा रहे हैं बंदिशों के नाम पर और कड़ाई बरती जाएगी। इसके साथ ही फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है, लिहाजा वार्षिक बजट में अब 2022-23 के लिए विधायक प्राथमिकता में जो चीजें जाएंगी उनको लेकर भी इस एजेंडा आइटम में जगह दी गई है।
पूर्वी लद्दाख में 1.5 साल से जारी गतिरोध के समाधान के लिए चीन और भारत के बीच 14वें दौर की बैठक हुई। इस बैठक में पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग इलाके से सैनिकों को जल्द से जल्द हटाने पर जोर दिया गया। करीब 3 महीने बाद कोर कमांडर स्तर की यह वार्ता पूर्वी एलएसी के पास चुशुल मोल्डो सीमा में हुई। बातचीत के दौरान भारत का मुख्य फोकस हॉट स्प्रिंग में तनाव कम करने पर था। यह बातचीत लेह स्थित 14 कोर के नए कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदय सेनगुप्ता के नेतृत्व में हुई। सूत्रों के मुताबिक करीब 9 घंटे तक ये बैठक चली और इस बैठक में डेपसंग बुल्गे और डेमचोक में गतिरोध के समाधान के लिए संघर्ष की स्थिति को जल्द से जल्द कम करने पर जोर दिया गया। सेना अध्यक्ष MS नरवाने ने कहा था कि 14वें दौर की वार्ता में उम्मीद है कि अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। हालांकि इन सब के बीच खतरे को कम नहीं माना जा सकता और इससे पहले 13वें दौर की बैठक पिछले साल 13 अक्टूबर को हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की लिस्ट लगातार लंबी हो रही है। ये विधायक लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उनका सम्मान पार्टी में नहीं हुआ। इसके साथ ही 3 कैबिनेट मिनिस्टर भी अब तक पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं और ये लगातार अखिलेश यादव के संपर्क में है। अखिलेश यादव ने सबके साथ अपनी फोटो ट्वीट की है और ये बताया है कि जल्द ही ये पार्टी में शामिल होंगे। 14 तारीख यानी मकर संक्रांति का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये सभी विधायक उस दिन पार्टी का दामन थामेंगे, अखिलेश यादव के समर्थन की बात करेंगे और खास बात है कि इनके टिकटों का ऐलान भी होगा और पश्चिम में जो पहला चरण है चुनाव का उसकी लिस्ट भी समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज है। जहां एक ओर इस्तीफों का दौर शुरू है तो वहीं दूसरी ओर टिकटों का ऐलान भी जारी है। आज कांग्रेस की महासचिव दिल्ली में प्रेस वार्ता करके प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस पार्टी के 150 प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे को साकार करते हुए नजर आ रहा है। उसमें 125 प्रत्याशियों में से 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई। उसमें खासतौर पे उन महिलाओं को तरजीह दी गई है जो किसी न किसी आंदोलन से जुड़ी थी। आशा सिंह को वो आशा सिंह है जो कि उन्नाव रेपकांड पीड़िता की माता है, जिन्हें प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्हें तरजीह दिया है। साथ ही साथ CA NRC में आंदोलन में उपस्थित रहने वाले जफर इस्लाम को भी उन्हें तरजीह दी गई है। साथ ही साथ ममता चौधरी जो कि मोहनलालगंज से हैं, उनको भी तरजीह दी गई है। आराधना मिश्रा को भी रामपुर खास से उनको टिकट दिया गया है। साथ ही और भी तमाम महिलाओं को इसमें भागीदारी सुनिश्चित की गई। साफ तौर पे देखा जा सकता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का पूरी कोशिश है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारा के तहत हम उत्तर प्रदेश की उन तमाम महिलाओं को राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करे जो राजनीति में आने से डरती हैं। एक कोशिश ये देखी जा सकती है कि पितृसत्तात्मक की सोच को तोड़ने की एक भरपूर प्रयास प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से किया जा रहा है। अब आगे आने वाले में अन्य पार्टियों को भी देखना है कि उनकी सूची में कितने प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी रहती है। देश में एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच पार्टी फेरबदल की लहर चल रही है। कोई सत्ता दल को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहा है तो कोई समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहा है। पिछले कुछ दिनों से यूपी में पार्टी फेरबदल को लेकर सियासी भागम भागी जारी है। बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद लगातार बीजेपी पार्टी से कई विधायक और मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। बीते दिन यूपी कैबिनेट के मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया तो वहीं मंत्री दारा सिंह के इस्तीफे के बाद विधायक धर्म सिंह सैनी और विनय शाक्य ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया। हालांकि बीजेपी पार्टी में भी दूसरे दलों से नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में कांग्रेस विधायक नरेश सैनी समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। बहरहाल चुनाव से पहले हर कोई एक दल से दूसरे दल में जाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कौन किस पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। पूरे उत्तर भारत में ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत समेत हरियाणा के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बने रहने की आशंका जताई है, क्योंकि मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में अभी भी ठंड का असर देखा जा रहा है। पहाड़ों में हाल ही में हुई बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई बारिश के चलते उत्तर भारत के कुछ हिस्से ठंडी हवाएं चल रही हैं। जहां रात का तापमान सामान्य के आसपास है तो वहीं दिन के दौरान पारा औसत से काफ़ी नीचे गिर रहा है। हरियाणा में कई स्थानों पर दिन का तापमान सामान्य से लगभग 5 डिग्री से 7 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है, जिससे कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन तक कोल्ड डे की आशंका बनी हुई है। तो वहीं बिहार, झारखंड, असम,
पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है। देश में कोविड के बढ़ते मामलों की समीक्षा के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीरवार को समीक्षा बैठक की। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक से जुड़े। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के केंद्रीय सचिव की तरफ से हरियाणा की जो पैसा कोविड के लिए केंद्र सरकार की तरफ से भेजा गया था उसके उचित इस्तेमाल के लिए हरियाणा की सराहना की। इसके साथ ही हरियाणा ने जो औसतन एवरेज रही है वैक्सीनेशन की उसमें भी बेहतरीन कार्य किया है। साथ ही साथ 15 साल से 18 साल के युवाओं को जो वैक्सीनेशन दी जा रही है उसमें भी हरियाणा औसतन पूरे देश भर में काफी अच्छा काम कर रहा है। काबिले गौर है कि प्रदेश सरकार ने को वैक्सीनेशन के मामले में भी सराहनीय काम किया है, लिहाजा केंद्र सरकार ने हरियाणा की तारीफ की है। इसके साथ साथ फिलहाल कोविड और ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव के बीच भी प्रदेश की सरकार ने तमाम एहतियाती कदम उठाए हैं और कई तरह की गाइडलाइन प्रदेश में जारी की हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, जिसमें प्रदेश के लगभग जिले रेड जोन में घोषित हैं, तो वहीं रोहतक भी रेड जोन में है, जिसके कारण संक्रमण लगातार अपने पैर पसारता दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले लगभग 24 घंटे की बात करें तो 9 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके साथ साथ कोरोना के आंकड़े 780 पहुंच गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है और स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि लोगों को सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाकर चले, क्योंकि कोरोना की जो गाइडलाइन फॉलो करेगा तभी इससे बचा जा सकता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अब वैक्सीनेशन अभियान भी तेज कर दिया गया है और 15 साल से 18 साल के किशोरों को लगभग पिछले 10 दिन में 24,000 के करीबन वैक्सीनेशन भी लगाई गई है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि अगले 10 दिनों में लगभग 100% वैक्सीनेशन किया जाएगा ताकि इस महामारी से बचा जा सके। सरकार द्वारा मिनी लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें 6 बजे के बाद कई दुकानों पर प्रतिबंधित है और आवश्यक वस्तुओं से संबंधित ही दुकानें खोली जा सकती है। लेकिन समालखा में कुछ दुकानदारों द्वारा लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है और समय अवधि के बाद भी वह बिना मास्क के दुकानदारी करते देखे जा सकते हैं। यही नहीं, दुकानों के अंदर अच्छी खासी भीड़ जमा करके वह दुकानदारी करते हैं। इसको लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और पुलिस व नगर निगम ने मिलकर सख्त कार्रवाई करते हुए कई दुकानदारों के चालान किए हैं। वहीं जिन दुकानदारों ने दुकानों के अंदर ग्राहकों की अच्छी भीड़ जमा कर रखी थी, उनको भी प्रशासन ने अच्छी खासी फटकार लगाई है और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की हिदायत दी है। कोरोना नियमों की नांगल चौधरी के अंदर सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालांकि प्रशासन जो है वो सख्त नजर आ रहा है, क्योंकि वो आदेश सिर्फ कागजों में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर ऐसा कोई भी एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। नांगल चौधरी के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है लापरवाही कर रहे हैं। ना ही किसी के पास मास्क है और ना ही 2 गज की दूरी है। हालांकि 2 दिन पहले जिला उपायुक्त अजय कुमार और खुद उनकी पत्नी दोनों संक्रमित हुए हैं। उसके बाद जो है जिला प्रशासन ने आदेशों में और सख्ती की। शाम को 6 बजे के बाद किसी भी प्रकार की दुकान या बाजार को खुलने की इजाजत नहीं है। केवल राशन से संबंधित दुकानें और दवाओं से संबंधित दुकानें ही खुली रहेंगी। लेकिन जो है धज्जियां जो है यहाँ सरेआम उड़ाई देखी जा सकती हैं। न जिला प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है और न ही पुलिस प्रशासन। हालांकि जो है कभी कभार दिखावे के लिए पुलिस प्रशासन मास्क के चालान जरूर काटता हुआ नजर आता है। बहरहाल जो भी हो, अब देखना यही होगा कि जिला प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई भी करता है या फिर इन लोगों को ऐसे ही खुले में ये महामारी फैलाने को छोड़ता है। फिलहाल जिले के अंदर ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अगर कोरोना संक्रमितों की बात करें तो वो काफी मात्रा में यहाँ संक्रमित हैं। सुप्रीटेंडेंट अनिल जांगड़ा के खिलाफ नारनौल में एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। इससे पहले भी नसीपुर जेल में रिश्वत को लेकर मामला दर्ज हो चुका है। विजिलेंस टीम को आज भी आरोपी की दरकरार है। अनिल जांगड़ा इस मामले में पहले भी फरार हैं। विजिलेंस टीम उनके घर पर कई बार छापा मार चुकी है, लेकिन वो घर पर से नदारद मिले हैं।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब उनके घर पर भी नोटिस चिपका किए हैं। 2 मामले दर्ज हो चुके हैं अनिल जांगड़ा पर। अनिल जांगड़ा आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पंजाब में फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है, वहीं चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए पंजाब पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रही है। पंजाब के साथ लगते हरियाणा के सिरसा बॉर्डर पर पंजाब पुलिस ने कड़ा पहरा लगा दिया है ताकि कोई शरारती तत्व पंजाब में दाखिल न हो सके और चुनाव के माहौल को खराब न करे। हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाई गई है। बॉर्डर पर पंजाब पुलिस के जवानों के साथ साथ ITBP के जवानों को भी तैनात किया गया है, जो हरियाणा के सिरसा से पंजाब जाने वाले वाहनों की गहनता से जांच कर रहे हैं। जांच पड़ताल के बाद ही वाहनों को पंजाब में जाने दिया जा रहा है। इसके साथ ही नाकों पर CCTV लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए सरदुलगढ़ थाना प्रभारी बेअंत कौर ने बताया कि पंजाब विधानसभा चुनाव को मद्देनजर पंजाब के सरदुलगढ़ इसके पास गांव झंडा खोर्द के हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा से पंजाब जाने वाले सभी वाहनों को गहनता से जांच की जा रही है ताकि हरियाणा से पंजाब में कोई भी व्यक्ति चुनाव के मद्देनजर शराब, ड्रग्स या पैसा सप्लाई न कर सके। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो वह उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।